हॅलो एव्हरीवन. आज आपण विषय मराठी इयत्ता 10वी यांच्या अक्षर भारती या पाठ्यपुस्तकातील तिसऱ्या लेसनला सुरुवात करणार आहोत. त्याचे नाव आहे शाल. सर्वप्रथम आपण या पाठाचा परिचय जाणून घेऊया. परिचय. कवी, समीक्षक, ललित लेखक, साहित्याची जाण आणि बहुआयामी समीक्षावृत्ती यातून त्यांची समीक्षा विकसित झाली. व्यापक वाङ्मय दृष्टिकोन आणि चिंतनात्मक ही त्यांच्या समीक्षेची वैशिष्ट्ये आहेत. त्यांच्या समीक्षाविषयक लेखनाची 30हून अधिक पुस्तके आहेत. त्यांचे साहित्य आणि सामाजिक संदर्भ, आनंदाचा डोह, निळी पहाड, आधुनिक मराठी कवयित्रीची कविता, साठोत्तरी मराठी कविता व कवी, आगळीवेगळी नाटक ही समीक्षात्मक पुस्तके, वियोग ब्रह्म, मावळतीच्या कविता हे कविता संग्रह इत्यादी लेखन प्रसिद्ध आहे. 1970 ते 1990 या काळात ते विश्वकोशाच्या संपादनात सहभागी होते. शालीभोवती असलेल्या लेखकाच्या आठवणी या पाठातून व्यक्त झाल्या आहेत. शाल ही प्रतिकात्मक आहे. शालीमुळे येणारा शालीनतेचा संदर्भ अंतर्मुख करणारा आहे. पाठातील औदार्याचे उदाहरण हे माणसाची संवेदनशीलता जपणारे आहे. वस्तूंच्या संदर्भातील आठवणीचे मोल महत्त्वाचे असते. कोणत्याही निर्जीव वस्तूंशी निगडीत असलेले संदर्भ मानवी भावना तरळ ठेवतात. वस्तूंशी निगडीत कोणतीही आठवण असो अथवा प्रसंग, त्यांचे मानवी संदर्भच सर्वार्थाने महत्त्वाचे असतात. इसका मतलब ये है बच्चों, शाल मतलब क्या, जो शॉल रहती ना, शॉल, ठंड के मौसम में हम जो हमारे पूरे बॉडी पे जो लपेटते हैं शॉल, तो वही शॉल मतलब यहाँ पे शाल. तो आपको बच्चों पता होगा कि किसी बड़े अवार्ड फंक्शन में एक रिस्पेक्टफुली एक श्रीफल दिया जाता है, मतलब एक नारियल दिया जाता है और एक शॉल दी जाती है. तो यहाँ पे जो राइटर है, हमारे राइटर कौन है, रा ग जाधव. तो ये राइटर है, उनको किसी प्रोग्राम में ये शॉल मिली थी. कैसे मिली थी, रिस्पेक्टफुली ये शॉल मिली थी. पर उन्होंने वो शॉल का विनियोग, मतलब उस शॉल का यूज़, उस शॉल का उपयोग कैसे किया है, और वो उस शॉल का मतलब वही शाल का उपयोग उन्होंने करते समय उनको कितने एक्सपीरियंस आए हैं. डिफरेंट लोगों से वो मिले हैं, उन्होंने उन लोगों को वो शॉल दी है और उन लोगों ने उस शॉल का यूज़ कैसे किया है, ये इस पाठ में हम देखेंगे. तो चलो शुरुआत करते हैं. एकदा मी पु ल देशपांडे यांच्याकडे काही एक निमित्ताने गेलो होतो. काम झाल्यावर मी निघण्याच्या बेतात होतो. तेवढ्यात सुनीताबाईंनी मला थांबविले व विचारले, तुम्हाला शाल दिली तर चालेल काय. राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी एक निमित्त, मतलब हम बहाना बोलते हैं, किसी एक बहाने से वो पुल देशपांडे के यहाँ पे गए थे. तो वो वहाँ से निकलने ही वाले थे. तो उतने में सुनीताबाई नामक एक जो स्त्री थी, लेडी थी,
उन्होंने क्या पूछा की आपको अगर शॉल दी तो आपको चलेगा? आगे बोला है, मी एका पायावर हो म्हटले. पु ल व सुनीताबाई यांनी मला शाल द्यावी हा मला मोठा गौरव वाटला. ती शाल मी माझ्या खोलीतल्या सुटकेसमध्ये ठेवून दिली. वापरली मात्र कधीच नहीं. मतलब उन्होंने यहाँ पे बोला है कि उन्होंने यहाँ पे बोला है पुल देशपांडे और उनकी जो वाइफ थी सुनीताबाई, उन दोनों ने उसको एक शॉल दी. तो वो शॉल उनको कैसे लगी? गौरव वाटला. मतलब उनको बहुत प्राउड फील हुआ कि किसी सीनियर के हाथों मुझे ये शॉल मिली है. तो उन्होंने क्या किया, उनके रूम में जो सूटकेस था, उस सूटकेस में उन्होंने अच्छे से संभाल के रखी, यूज कभी नहीं की. आगे बोला है, पुढे वाईला विश्वकोशाचा अध्यक्ष म्हणून मी गेलो होतो. तिथे नदीकाठच्या पाठशाळेच्या खोलीत मी राहत असे. खोलीच्या दक्षिणेकडील खिडक्या कृष्णा नदीच्या चिंचोळ्या प्रवाहावर होत्या. थंडीच्या दिवसात एक बाई माझ्या खिडकी खालील घाटाच्या छोट्या तटावर तिचे छोटे मूल एक टोपलीत ठेवून मासे पकडण्याच्या उद्योगात होती. तिचे बाळ कडाड्याच्या थंडीने कुडकुडत रडत होते. पण आई तिकडे बघतही नव्हती. मला मात्र राहावले नाही. मी सूटकेसमधील पुलकित शाल काढली. 5-50 रुपयांच्या नोटा काढल्या व त्या बाईला हाक मारली. खिडकीतून ते सर्व काही दिले आणि म्हटले, त्या बाळाला आधी शालीत गुंडाळ आणि मग मासे मारत बैस. या घटनेची ऊब पुलकित शालीच्या उबेपेक्षा अधिक होती. बच्चों, यहाँ पे राइटर ने एक इंसिडेंस बताया है. वो जब भी स्कूल में थे तभी उन्होंने बोला है कि उनकी जो पाठशाला थी, जैसे हॉस्टल रहते हैं तो हॉस्टल में रहने के लिए जो रूम्स रहते हैं, वैसे ही उनकी प्राज्ञ पाठशालेच्या खोली, तो वो जिस पाठशाला में रहते थे, जिस हॉस्टल में रहते थे, उस रूम की जो विंडो थी, वो रूम की दक्षिण दिशा मतलब साउथ की साइड की जो विंडो थी, साउथ विंडो थी उनकी, वो कृष्णा नदी जो थी उसके प्रवाह पे थी. मतलब वो विंडो से नदी दिखती थी. तो उन्होंने बोला है कि ठंड के मौसम में एक लेडी वो नदी किनारे मासे पकड़ने के लिए, मतलब मच्छी पकड़ने के लिए, फिशिंग करने के लिए वहाँ पे बैठी थी. पर उसके पास एक छोटा सा उसका बेबी था, उसका बच्चा था. वो बच्चा ठंड की वजह से कुड़कुड़ करत रड़त होता. मतलब क्या, उसको इतनी ठंड लगी थी कि वो ठंड से काँप रहा था और ठंड के मारे वो रो रहा था. उसके बावजूद भी उसकी माँ उसकी तरफ नहीं देख रही थी. वो फिशिंग करने में ही बिजी थी. तो ये जो सामने जो भी कुछ चल रहा था, ये राइटर अपनी विंडो से देख रहे थे. तो उनको वो चैन नहीं वहाँ पे पड़ा. तो उन्होंने क्या किया, जो सूटकेस में उन्होंने अपनी जो शॉल रखी थी, तो उस शॉल को उन्होंने पुलकित शाल बोली गई है. तो उस शॉल को उन्होंने निकाला. 5-50 रुपयाच्या नोटा काढल्या. मतलब 5-50 रुपये लिए और उस विंडो में से उस लेडी को आवाज़ दी और विंडो में से ही उन्होंने उसको वो शॉल दी और पैसे दिए. और क्या डांट लगाई कि पहले उस बच्चे को शॉल में लपेटो और उसके बाद में फिशिंग करने के लिए बैठो. तो उन्होंने यहाँ पे बोला है की या घटनेची ऊब
पुलकित शालीच्या उभेपेक्षा अधिक होती। मतलब ये जो इंसिडेंस था, ये इंसिडेंस जो शॉल हमें जो गर्मी देती है, गर्माहट देती है, उस गर्माहट से कहीं ज़्यादा गर्माहट इस इंसिडेंस में थी। क्यों थी? क्योंकि एक छोटा बच्चा रो रहा था, ठंड के मारे रो रहा था। उसके बावजूद भी उसकी माँ उसकी तरफ देख नहीं रही थी। तो राइटर को वहाँ पे ऐसे लगा कि उनकी शॉल जो है वो उनके काम आ सकती है। आगे बोला है, कविवर्य नारायण सुर्वे खूप सभा संमेलन गाजवत। पुढे ते साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षही झाले। परिणामतः त्यांच्या कार्यक्रमांना अहोरात्र भरतीच असे। प्रत्येक कार्यक्रमात सन्मानाची शाल व श्रीफळ त्यांना मिळत राही। एकदा ते मला म्हणाले, या शाली घेऊन घेऊन मी आता शालीन बनू लागलो आहे। राइटर ने यहाँ पे आगे बोला है कि जो नारायण सुर्वे नामक महान कवि जो थे, जो कविवर्य थे, उनकी बहुत बड़ी सम्मेलन मतलब बहुत बड़े प्रोग्राम होते थे, उनकी बहुत बड़ी सभा मतलब मीटिंग होते थे। और आगे जाने के बाद वो साहित्य सम्मेलन था जो रहता है उसके अध्यक्ष हो गए, मतलब उसके लीडर हो गए। तो उनको त्यांना कार्यक्रमाला अहोरात्र भरतीच असे। उनकी जो प्रोग्राम थे वो प्रोग्राम में मतलब वो भरतीच असे, मतलब उनकी प्रोग्राम हमेशा हाउसफुल रहते थे। और उनको उनके हर एक प्रोग्राम में सन्मानाची शाल व श्रीफळ, मैंने जो बताया आपको स्टार्टिंग में, श्रीफळ मतलब नारियल और शाल मतलब जो शॉल देते हैं, मतलब रिस्पेक्टफुली एक सम्मान के साथ, मान सम्मान के साथ उनको हमेशा अपने प्रोग्राम में, ईच एंड एवरी प्रोग्राम में उनको शॉल और वो श्रीफल दिया जाता था। तो उन्होंने, नारायण सुर्वे जी ने अपने राइटर को क्या कहा कि एकदा मला म्हणाले, ये जितने भी उनके पास शॉल है वो तू ले ले, मतलब या शाली घेऊन घेऊन मी आता शालीन बनू लागलो आहे। मतलब उन्होंने ऐसे ही बोला। कि सालस सात्विक वृत्तीचा, मतलब इतनी शाल ले लेके मैं शालीन बन चुका हूँ। शालीन मतलब क्या? सात्विक वृत्तीचा, मतलब सालस मतलब यहाँ पे बच्चों एग्जैक्टली आपको बोला जाए तो शालीन मतलब सात्विक, मतलब वृत्ति जो हमारे अंदर जो वाइब्स रहती है वो अच्छी वाइब्स आने लगती है। मतलब हमें कुछ रिस्पेक्टफुली मिल जाता है तो वो और पाने के लिए हम और अच्छी मेहनत करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एक उन्होंने प्रॉपर वर्ड बोला है शालीन, मतलब क्या? सात्विक वृत्तीचा। आगे बोला है, त्यांच्या बोलण्यातील उपरोधक खोज माझ्याच नव्हे तर कोणाच्याही सहजपणे लक्षात येणारी होती। शाल व शालीनता यांचा संबंध काय? खरे तर खरीखुरी शालीनता शाली विनाच शोभते। सुर्वे मुळातच शालीन, शालीच्या वर्षावाखाली त्यांची शालीनता कधी हरवलीच नाही, कधी क्षीणही झाली नहीं। उन्होंने यहाँ पे बोला है कि उन्होंने जिस तरीके से बोला था कि शॉल मुझे मिल रही है, इसकी वजह से मैं एक महान इंसान बना हूँ, सात्विक वृत्ति सा मतलब महान इंसान बना हूँ, ये बात कुछ राइटर के हजम नहीं हुई। तो उन्होंने बोला है शाल व शालीनता मतलब हमारी शॉल और अच्छी वृत्ति, इसका क्या कनेक्शन, इनका क्या संबंध? आगे उन्होंने बोला है कि खरी शालीनता ही शाली विनाश शोभते, मतलब अगर किसी ने हमें रिस्पेक्टफुली शॉल दी तो इसका ही मतलब ये नहीं है कि हम महान इंसान बन गए। उन्होंने बोला है कि शाली विनाश मतलब शॉल के बगैर
शॉल के बगैर भी हम एक शालीन इंसान मतलब एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो उसके लिए किसी भी शॉल की या किसी भी कपड़े की ज़रूरत नहीं रहती। आगे उन्होंने बोला है, मी कविवर्यांना म्हटले, शालीमुळे शालीनता येत असेल तर मी कर्जबाजारी होईल, भिकेला लागेन, पण करोडो शाली खरेदी करून सर्वांना एक एक शाल लगेचच नेऊन देईन। यावर तो शालीन कवि मनापासून हंसला। यस बच्चों, यहाँ पे उन्होंने राइटर ने पलट के जवाब ज़रूर दिया है। उन्होंने बोला है कि अगर कोई भी ऐसे शॉल मिल गई और हम एक महान व्यक्ति बन गए, अगर हम महान इंसान बन गए, तो मैं लोन लूँगा। मतलब शालीमुळे अगर शालीनता येत असेल, मगर कोई भी अगर शॉल मिल गई और उससे अगर हम अच्छे इंसान बन सकते हैं, तो मैं कर्जबाजारी हुई, मतलब मैं इतना लोन लूँगा, भिकेला लागेन, मतलब मैं रास्ते पे आऊँगा, बहुत बड़ा लोन लूँगा और हज़ारों हज़ारों शॉल, बहुत बड़ी क्वांटिटी में हज़ारों करोड़ों शॉल मैं खरीदूँगा और हर एक इंसान को देने लगूँगा। ऐसे उन्होंने पलट के जवाब दिया। तो इसके इस आंसर के ऊपर जो कविवर्य नारायण सुर्वे थे वो हंसने लगे। आगे बोला है, शालेमुळे शालीनता येते की जाते या प्रश्नाचे उत्तर माझे उत्तर जाते असेच आहे। सन्मान करण्याच्या रूपाने आपण खरे तर एक शालीन जग गमावून बसण्याचा धोकाच आहे। राइटर ने यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन किया है और उस क्वेश्चन का आंसर भी उन्होंने खुद दिया है। तो क्वेश्चन ऐसा है कि शालीमुळे शालीनता येते की जाते, मतलब अगर हमें एक शॉल मिल गई, किसी ने रिस्पेक्टफुली बहुत बड़े सम्मान के साथ एक शॉल दी, तो उस शॉल से हमारे अंदर जो इंसानियत है वो इंसानियत रहती है, कायम रहती है या जाती है। तो उन्होंने क्या आंसर किया है, जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि सन्मान करण्याच्या रूपाने आपण खरे तर एक शालीन जग गमावून बसतो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, किसी को अगर रिस्पेक्ट मिलता है, इतना बड़ा रिस्पेक्ट मिलता है, तो उसको अहंकार आने लगता है, उसको घमंड आने लगता है। तो उस घमंड में उसमें उसके अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे गुण हैं, वो क्या होने लगते हैं, वो धीरे धीरे करके मिटने लगते हैं। तो इसीलिए राइटर ने यहाँ पे बोला है कि शाली विनाच शालीनता ठीक, मतलब क्या कि शॉल, अगर कोई भी ऐसी शॉल मिले हमें और हमारे अंदर सात्विक गुण आ जाए, अच्छे गुण आ जाए, ऐसे कभी हो ही नहीं सकता। बच्चों, आज के इस लेक्चर में आज हमने ये आधा लेसन देखा है। बचा हुआ आधा लेसन नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हम जितना भी हमने लेसन पढ़ा है, उस लेसन में जो हार्ड वर्ड्स है वो एक बार देख लेते हैं। निमित्ताने, कारणाने, चिंचोळा, प्रवाह, मतलब छोटा रास्ता, उद्योग, कामकाज, गुंडाला लपेटून घे, परिणामतः त्याचा परिणाम असा झाला की, मतलब हम कॉजेस बोलते हैं ना वो। भरती, प्रेक्षकांची गर्दी, शालीन सात्विक वृत्तीचा, बिनविरोध विरोध न करता, गौरव सन्मान, तट किनारा काठ तीर, कडाक्याची थंडी खूप गारठा असलेली थंडी, ऊब उष्णता, अहोरात्र दिवस रात्र, श्रीफळ नारळ, उपरोधिक खोज, व्याथांग सूचक बोलने, मतलब ऐसे ही किसी को घमंड में कुछ बोल देना, तत्कालीन त्या काळातील,
मैं आशा करती हूँ बच्चों कि जो मैंने आज के लेक्चर्स में जितने भी पैराग्राफ्स पढ़ाए वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे का बचा हुआ पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, सेव लाइफ।